नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और जैसे जैसे जनता की नब्ज को टटोला जा रहा है वैसे वैसे घोषणाओं की झड़ी लग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। हाल में ही उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, बुनियादी ढांचे के नए प्रोजेक्ट और गांव-गांव तक इंटरनेट व डिजिटलीकरण की घोषणाएं की, ऐलान किया। लड़कियों को पढ़ाई में प्रोत्साहन देने के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना को भी नए स्वरूप में लाया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास केंद्रों के विस्तार की भी नींव मुख्यमंत्री ने डाली है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और चेहरा जो मुख्यमंत्री का है, तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। आज दिव्यांगों के एक महासम्मेलन में उन्होंने दिव्यांगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का ऐलान करके खूब तालियां बटोरी। हर परिवार को, इसके अलावा हर परिवार को 200 यूनिट, बिहार के रहने वाले जो परिवार हैं उनको 200 यूनिट बिजली मुफ्त और सिर्फ 500 रुपये में गैस कनेक्शन देने की भी घोषणाएं इस मंच पर तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी ने मंच से साफ कहा कि बिहार को सच्ची सहानुभूति और सस्ती सुविधाएं चाहिए। सवाल ये है कि क्या बिहार की चुनावी राजनीति अब घोषणाओं की प्रतियोगिता बनकर रह गई है, या यूं कहें कि सामाजिक न्याय के पिच बिहार, क्या अब रेवड़ियों के सहारे वहां चुनाव जीते जाएंगे? क्या असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन रेवड़ियों के नीचे कहीं दब तो नहीं जाएंगे? ये अहम सवाल है। और ये भी सवाल है कि मतदाता इस बार वादों के वजन को देखेगा या फिर नारों के जुनून को। आज मंथन करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि बिहार में रेवड़ियों के बाहर। बिहार में रेवड़ियों की बहार, दो तस्वीरें और दो नेताओं के बयान आप सुनिए। बहुत अच्छे ढंग से जो भी विभाग ने किया है और जो कुछ भी हम लोगों ने पुलिस में पहले ही से काम किया, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया 2013 में कि पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाए। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको, ये मेरी निःशक्त नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूं। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आपको पंख देंगे। दिव्यांगों के महासम्मेलन में उन्होंने ऐलान किया, बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की वहां पर, वो भी आपको भी हम लगातार इस कार्यक्रम के दौरान दिखाते रहेंगे। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। मनीष पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद अंसारी आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज दास मनु जेडीयू के नेता हैं, बिहार से जुड़े हैं। शशि रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता बिहार से जुड़े हैं। और रंजीत सम्राट वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, आभार। सीधे जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही होगा मेरा। मनीष पांडे, क्या जो सामाजिक न्याय की पिच है बिहार, सामाजिक न्याय का जहां से पूरे देश में एक उभार हुआ, वहां पर क्या अब जो आने वाला चुनाव रेवड़ियों के बूते जीतने की कोशिश की जा रही है?
इस तरीके का माहौल बन रहा है? मनीष पांडे। नहीं, मुझे लगता है ये जो शब्द का प्रयोग रेवड़ी जो किया जा रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार की तो छोड़ दीजिए, देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदली है। मुद्दे बदले हैं, राजनीति के स्टाइल बदले हैं, पैमाने बदले हैं, बहुत सारे चीजों में बदलाव आया है। अब वह कितना सही है कितना गलत है ये तो अलग विषय है चर्चा का, विमर्श का, लेकिन मेरा यह मानना है कि देश की दशा और दिशा जो राजनीतिक है उसमें काफी बदलाव आया और कई सारे मुद्दे जो चलते थे 11 साल 12 साल पहले, वो सारे मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे बदल गए, मुद्दे दूसरे हो गए। आप लोगों को याद होगा बिहार के संदर्भ में भी तो चुनावों में रेवड़ियां बांटने की जो बात आपने जो कही है, देखिए रेवड़ियां कहां बांटी जाती है और कब बांटी जाती है। भाई पहले चुनावों के समय में क्या होता था कि शिलान्यास होते थे, फीते काटे जाते थे, और आज क्या हो रहा है, आज अगर 4 योजनाओं का, अगर 22,000 30,000 25,000 करोड़ की योजनाओं का अगर उद्घाटन हो रहा है तो 25-30 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। यानी कि दोनों काम हो रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व सरकार बनने के बाद जो चीजें जो बातें जनता के बीच में आई थी वो काम पूरे भी हुए हैं और नए वादे किए भी जा रहे हैं। तो रेवड़ियां बांटना या रेवड़ियों के बारे में कहना उनके लिए सूट करता है जो सरकार में नहीं है और वादे कर रहे हैं, क्योंकि वो वादे कितना पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अगर वो सरकार में आएंगे तब वह बात उस पर चर्चा हो पाएगी। लेकिन जब जब वो सरकार में रहे हैं अपने वादों को कितना पूरा किया है, वो मुद्दे 15 साल, अब मैं बताऊं यहाँ का मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है, राष्ट्रीय जनता दल है। तेजस्वी जी कभी भी 15 साल के अपने पिताजी माताजी के शासनकाल की चर्चा करते ही नहीं, वो 17 महीने के शासन से बाहर निकल ही नहीं पाते। अब भाई यह तो पूछना पड़ेगा ना, और आज भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, आज भी वो जो है वो सारा चीज सारा सिस्टम लालू प्रसाद जी से बाहर आ नहीं रहे हैं, ना आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रेवड़ियां, चुनावी रेवड़ियां बांटने की बात है, ये एनडीए पे लागू नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि हमने पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में हम रहे हो या नीतीश जी की सरकार रही हो किसी के भी नेतृत्व में, लेकिन बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास का जो सिलसिला रहा है वो हमेशा से चलता रहा है। ठीक है। हाँ, यह बात हम जरूर कह सकते हैं कि जब एनडीए सरकार में रही बिहार में तो विकास थोड़ा तेज गति से हुई, और जब यूपीए के साथ जब रहे नीतीश जी तो थोड़ा स्लो इसीलिए हुआ। उसके कई उदाहरण है, मैं तर्कपूर्ण तरीके से बात ठीक है उसको कि बिहार का विकास अवरुद्ध हुआ जब यूपीए की सरकार 10 वर्षों तक रही और उसमें 4 वर्ष नीतीश जी यूपीए के साथ मुख्यमंत्री थे, तो थोड़ा बहुत विकास अवरुद्ध हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जाता। ठीक है मनीष पांडे, बिल्कुल ठीक है। आपने जो रेवड़ियों की बात कही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इसकी जलालत की है कि रेवड़ियां हैं, रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो रेवड़ियों की बात तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेवड़ियों से यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने बहुत सख्ती के साथ में इन रेवड़ियों का विरोध पूर्व की तमाम चुनावी जनसभाओं में किया है। जाहिद अंसारी हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। जाहिद अंसारी साहब वो कह रहे हैं कि भाई आपको रेवड़ियाँ बांटने की ज़रूरत है, आपको लुभावने वादे देने की ज़रूरत है। आपके नेता ने आज दिव्यांगों के लिए कहा कि भाई हम आपको पंख देना चाहते हैं, आप नई उड़ान भरिए और 3,000 रुपये पेंशन देंगे, 200 यूनिट बिजली बिहारियों को देंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई और भी 500 रुपये हमें गैस सिलेंडर दे देंगे। तो जो सामाजिक न्याय की पिच है, तो क्या आप लोगों का भरोसा सामाजिक न्याय से थोड़ा शिफ्ट होकर रेवड़ियों की तरफ नहीं आ रहा है? जाहिद अंसारी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक न्याय से बिल्कुल हम लोग हटे नहीं हैं। अभी जो उन्होंने कहा, आपने तो स्पष्ट कर ही दिया कि रेवड़ियों के बारे में नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य, वो तो आपने साफ कर दिया। अब उस संबंध में तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं लगती है। लेकिन सामाजिक न्याय से हम लोग बिल्कुल नहीं हटे। वो जो बोल रहे थे, लालू जी ने अपने जमाने में रेल के जोन बढ़ाए,
दबे कुचले लोगों को चरवाहा विद्यालय बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे ढेर सारे काम किए हैं लालू जी ने। जिस समय लालू जी को बिहार मिला था, जिसको ये लोग बदनाम करते हैं, उस समय का बिहार की स्थिति कितनी खराब थी। आज ये रेवड़ियां बांटने, ये खुद रेवड़ियां बांट रहे हैं, ताली पीट रहे हैं। बिहार अभी नहीं में अपराध मनीष की पांडे, कदर बढ़ गया अभी ये है। ग्राउंड हो जाने दो, महिलाओं के- अभी बाद में करेंगे। महिलाओं के अभी ग्राउंड हो जाने दो भाई। हाँ, कहीं कोई गारंटी नहीं है। पटना में गोली चलती है, डीआईजी के सामने गोली चलती है। बचा क्या? बिहार का कोई जिला बचा है जहां अपराध आज चरम पर नहीं है, चरम से भी ज्यादा हो गया है। ये लालू जी के काल को तो जंगल राज कहते हैं। हालांकि सही बात यह है कि उसको भी जंगल राज नहीं कहना चाहिए था। जंगल का अपना एक सिस्टम है, वहां लोकतंत्र है, वहां सब कुछ है, लेकिन इन्होंने उस राज को जंगल राज कहा। उससे निहायत ही बदतर राज है नीतीश जी का। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये मानेंगे नहीं इस बात को। ठीक है। छोटी सी बात, मैं अब जेडीयू के नेता को ले लेने दीजिए। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड दुर्गेंद्र जी, 10 सेकंड। बोलिए बोलिए। अभी इन्होंने कहा, आरजेडी के नेता ने कहा कि जब लालू जी को सत्ता मिली थी तो बहुत बुरी स्थिति थी। क्या स्थिति थी? थोड़ा सा मैं चाहूंगा विश्लेषण करें कि क्या स्थिति थी जब इनको सत्ता मिली थी। इनको बताना चाहिए था कि लालू जी के वक्त में बिहार पर कितना कर्ज था। बिहार के एक एक बच्चे पर जो पैदा होता था कितना कर्ज लेके पैदा होता था। आज बिहार के ऊपर कितना कर्ज है। आज एक बच्चा जब बिहार का पैदा होता है तो कितना कर्ज लेके पैदा होता है। विकास तो दिख रहा है, लेकिन ये जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है? कर्ज तो पूरे देश में लद गया है भाई। जाहिद अंसारी साहब, पूरे देश में कर्ज लदा है। अब बिहार को आप छोड़ दीजिए, पूरे देश का बच्चा बच्चा कर्जदार है भाई। कर्ज तो कई गुना बढ़ा है भाई। कई बार चर्चा हो चुकी। भाजपा के मित्रों को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो कहते हैं इससे विकास होता है। अब ये आर्थिक विश्लेषक जाने विकास होता है कि क्या होता है। मनोज दास मनु जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, भाई ये कह रहे हैं कि जंगल राज तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में आया और रेवड़ियाँ वही बांट रहे हैं आखिरी समय। अचानक चुनाव जब करीब आ गया तो बहुत सारी योजनाएं याद आ रही। 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, वो लालू का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। मनोज मनु सर, चौहान जी 20 साल का हिसाब बिहार की जनता लेगी एनडीए से। इनको लेने का कोई हक नहीं है। शांत ये फिर अभी आप शांत रहिए, शांत रहिए। आदाब आदाब, आपको 4 बार आदाब मैं कर रहा हूँ। बीच में बोलने वाला टोकने वाला बात मत कीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा कि लालू जी को बिहार मिला, बहुत बेकार स्थिति में था। तो बेकार स्थिति एनडीए ने किया था क्या? ये बेकार स्थिति जिसके साथ अभी हैं उन्हीं की न सत्ता थी। जंगल राज नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या? जंगल राज पटना हाई कोर्ट ने कहा था। देखिए, आप रेवड़िया जो भी कर लीजिए, रेवड़िया बांटने का खटाखट फटाफट ये सब कई राज्य की जनता देख चुकी है। और खटाखट फटाफट करने वाले को सफा चट कर दी हुई है। इसीलिए इसी रेवड़िया से कोई फिर सर जरा शांत रहिए ना सर। आपकी बारी में मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं बोलने लगूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। अरे बोलिए, हमारा समय मत नष्ट कर दीजिए आपस में। मैं आपका पैर पकड़ रहा हूँ। मनोज दास मनु, हमारा समय मत बर्बाद करिए। आप लोग अपने चक्कर में हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण समय है नेशनल मीडिया में भाई। एक एक क्षण की बहुत कीमत है। आप जनता के हित की बात करिए। बोलिए ना, हम कहाँ बोल रहे थे उनके बारे में। बोलिए महाराज, बोलिए बोलिए। इसीलिए कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। एकदम रेवड़िया जो लोग घोषणा कर रहे हैं, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता सबको नब्ज से जानती है। अब 5 वर्ष में एक बार आता है मौका बिहार की जनता को। बिहार की जनता देख लेगी कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको बाहर निकाल देगी। अगर इन लोग गलत कर रहे हैं तो इनको जैसे 20 वर्षों से नहीं आने दे रही है, तो उसी तरह से इनको इस बार छोड़ देगी। इसमें कहाँ जा रहा है? रेवड़िया तो दिल्ली में भी लोगों ने बांटा था, क्या परिणाम निकला ये सभी लोगों ने देखा। इसीलिए हमको इनके रेवड़िया से कोई मतलब नहीं है। हमको बिहार की जनता से मतलब है। बिहार की जनता मतलब आप अपनी वाली बांटते रहेंगे, इनकी रेवड़ियों से आपका कोई मतलब नहीं, आप अपनी बांटते रहेंगे। आपके मुख्यमंत्री जी अपनी रेवड़ियां बांटते रहेंगे और कहेंगे आपकी रेवड़ियां ज्यादा मीठी हैं, वही खाओ। देख लीजिए, जो कुछ भी हमने किया है
ये हमारे यहाँ प्रस्ताव पहले से आया है, उस पर विचार हुआ है। अचानक उसके अचानक बाद चुनाव में जो आया, धड़ाधड़ उसको प्रस्ताव आने लगे आपके यहाँ। चुनाव आ गया, इससे पहले आपके यहाँ प्रस्ताव नहीं बना था, हमें लग रहा है। शशि रंजन हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और इस बीच 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, और इस देश के जाने माने सामाजिक चिंतक विश्लेषक डॉक्टर प्रोफेसर ओम सुधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शशि रंजन, अब ये बड़ा तगड़ा पेच है, आपको और आरजेडी को जेडीयू और बीजेपी के लोग घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई लालू जी को तो आप ही लोगों ने, कांग्रेसियों ने दिया था इतना बर्बाद, अब दोनों लोग फिर एक साथ हो गए हो, तो इसका क्या मतलब माना जाए क्या? अब ये बताइए कि सामाजिक न्याय की जो पिच हो उसमें आप रेवड़ियां लेकर उतर पड़े कि मैं 500 रुपये सिलेंडर दे दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, दिव्यांगों को पेंशन दे दूंगा। ये क्या चल रहा है भाई शशि रंजन? ये जो देश में जो 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं वो क्या है, इनको बताना चाहिए। ये जो 1500 रुपये देने की घोषणा की वृद्धा पेंशन, ये क्या है? और दिव्यांगों को जो 3000 देने की बात की है तेजस्वी जी ने, वो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पहले से दिव्यांगों को दिया जा रहा है। तो रेवड़िया की जो बात हो रही है, क्या भाजपा जो दे रहा है, जो जदयू जो देने की बात कर रही है, क्या वो रेवड़िया नहीं है? नहीं, वो कह रहे हैं योजनाएं हैं, जंगल राज, वो कह रहे हैं योजनाएं हैं पहले से बनी हुई, रेवड़िया कहाँ है वो योजना? तो वो भी तो रेवड़िया ही में काउंट होगा। रेवड़िया किसे कर रहे हैं? 1500 लोग रुपया खाता जो वही आपका है, कुछ भी पेंशन, काउंट कर लो, लेकिन वो हैं योजनाएं, ये बता रहे हैं। नहीं, आप योजना, उनकी सरकार की सारी बातें योजना हो गई, और हम जो बात देने की कर रहे हैं वो रेवड़िया की बात हो गई। ये कैसी बात कर रहे हैं? मनोज दास मनु कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। नहीं, मनोज मनु कह रहे हैं आपको नहीं, तो वो भी 80 करोड़ जनता को रेवड़िया बांटकर और ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज आरबीआई का क्या रिपोर्ट आया है? हर एक भारत के नागरिक पर 4.5 लाख रुपया से ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इन पर जवाब इनका क्या देना है? ये किस तरह बिहार को सुशासन की बात करते हुए आज गुंडा राज में तब्दील कर दिए हैं। किस तरह बलात्कार हो रहा है, किस तरह अपराध हो रहा है, किस तरह इनके मंत्री बयान दे रहे हैं गुंडा राज में। तो जंगल राज बनाम गुंडा राज की बात ये जो कर रहे हैं, तो गुंडा राज में इनको जवाब देना चाहिए। आज इनसे क्राइम नहीं कंट्रोल हो रहा है। 3-3 महीना में जंगल राज बनाम सुशासन कह रहे हैं भाई, गुंडा राज थोड़ी कह रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी के लोग कह रहे हैं जंगल राज बनाम 20 साल का सुशासन, और उसमें 4 साल आप लोगों वाला हटा दे रहे हैं, 16 साल का सुशासन, वो बात कर रहे हैं। वो जिस प्रकार से प्रशासन से कंट्रोल क्राइम नहीं हो रहा है और हर 6 महीने पर प्रशासनिक अधिकारी बदलते जा रहे हैं, तो कहाँ बिहार कहाँ जा रहा है? काहे नहीं बिहार के जो है अपराध पर लगाम लग रहा है? सिर्फ आंकड़ों की बात होती है। विकास में आज भी बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? 20 साल में क्या विकास किया ऐसा कि आज विकास? जवाब ले लीजिए। नहीं, जवाब लेंगे भाई। अब एकदम साइन करके मत रखो जवाब, अभी बाकी लोगों को जाने दो भाई। आज अंतिम पायदान पर बिहार विकास के मामले में क्यों है? ठीक है, मैं जवाब लूंगा। रणजीत सम्राट वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनको चर्चा में शामिल करते हैं। रणजीत भाई, एक जो ये रेवड़ियों वाला मसला है, हम देख रहे थे तेजस्वी यादव लगातार इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या जो सामाजिक न्याय का मसला है, जो सामाजिक न्याय की चैंपियन पार्टी कही जाती है आरजेडी, और जो ये पूरा जेडीयू भी सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, तो क्या ये इनकी पिच से, अपनी पिच को छोड़कर ये क्या केजरीवाल की पिच पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी मैं बता दूं, सामाजिक न्याय की बात है तो सामाजिक न्याय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों साथ साथ सपना देखे थे। इस सपना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपना से भटक गए और सामाजिक न्याय के धारा से अलग होकर वो सांप्रदायिकवाद के धारा में जाकर सट गए, और केवल कुर्सी के लिए। अभी हमारे कई मित्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल का जो शासनकाल रहा, स्वर्णिम राजी नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल उनका पहला शासनकाल का इकबाल बहुत अच्छा रहा। बाकी जो 15 साल के जो शासनकाल रहे, जो लालू जी के शासनकाल से अगर मिलाया जाए तो कुछ अंतर नहीं है। अंतर यही है कि लालू जी के शासनकाल में जो जंगल राज का हवाला हाईकोर्ट दिया या अन्य कोई दिए,
तो उसका जो ग्राफ मिला लीजिए, इसका ग्राफ मिला लीजिए, तो सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं, उससे कहीं ज्यादा अपराध बढ़ी है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो ऐसा कहना बिल्कुल मुश्किल है। अब रही बात रेवड़ियों बांटने की, तो हमारे शशि रंजन जी और कई मित्रों ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह राशन योजना चलाकर देश के गरीबों और गुरबों के लिए अनाज योजना डालकर जो लोगों को ये कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ये रेवड़िया नहीं तो और क्या है। अब रही बात तेजस्वी जी जिस तरह से दिव्यांगों के उत्थान को लेकर, उसके सशक्तिकरण और उसके समावेशी योजना को बढ़ाने के लेकर 3,000 रुपए का जो घोषणा किया है, ये बिल्कुल चुनावी मामला हो सकता है। चुनाव का जिस तरह से पेंशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, लगातार कई लीडर भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी 1,500 रुपया का घोषणा उन्होंने किया था पेंशन के माध्यम में। मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में 200 यूनिट फ्री करने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पेंशन के जो घोषणा हुआ था तेजस्वी यादव का, माई बहन योजना, इस योजना से वो सशंकित थे, डरे हुए थे, और इसी योजना के तहत वो अपने मंत्रिमंडल के तमाम उनके जो सलाहकार हैं, तमाम सलाहकार से बातचीत किया, और ये टेंशन में उन्होंने पेंशन 1,500 ना दे करके 1,100 का बीच का रास्ता निकाला, ताकि चुनाव में उनको कुछ लाभ मिल सके। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल टेंशन में उन्होंने पेंशन बढ़ाया। हालांकि ये बिहार के जनता के लिए लाभदायक है, जनता खुश है, और अब वोट किधर कन्वर्ट होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, रणजीत सम्राट, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि इससे तो आप लोगों को काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा मुफ्तखोरी हुई, ज़्यादा मुफ्त में लोगों को चीज़ें मिलने लगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोग काम ही नहीं करेंगे, राशन लेंगे, बिजली लेंगे, पेंशन लेंगे, टेंशन मुक्त। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चर्चा के शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष पांडे ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि पिछले 10 सालों में देश और बिहार की, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बदली है। जो कभी बहुत कारगर मुद्दे हुआ करते थे, वो मुद्दे अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, या यूँ कहिए कि वो गौड़ हो गए हैं, या वो कहिए कि कारगर नहीं रहे। तो क्या हम आने वाला चुनाव जो बिहार का है नवंबर में, हम क्या जो सामाजिक न्याय के धुरंधर योद्धा जहाँ संघर्ष करते थे, वहाँ क्या झोली में रेवड़ी लिए रेवड़ियाँ बांटते नेता नजर आएंगे? इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो सभाएं हो रही हैं उनमें इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, और विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता वहाँ के आरजेडी के जो स्टार कैंपेनर हैं तेजस्वी यादव, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, सिलेंडर का जो 500 रुपये में दे देंगे, पेंशन दे देंगे, बहुत इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक न्याय क्या इस बार थोड़ा सा पीछे खिसकेगा? सामाजिक चिंतक डॉक्टर प्रोफेसर ओम सुधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सुधा जी दिल्ली में रहते हैं, बिहार से ही आते हैं। ओम सुधा जी, जैसा मैंने कहा कि आप इस तरह देख रहे हैं कुछ, या फिर अभी भी सामाजिक न्याय का संघर्ष जो है वो देखने को मिलेगा बिहार चुनाव में? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, मुकम्मल। देखिए, बिहार जो है सामाजिक न्याय की जमीन है, और बिहार की राजनीति में तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि बिना सामाजिक न्याय के चुनाव होगा। अब क्या है कि ये सब एडिशनल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर बात हो रही है जी, ये सब एडिशनल मुद्दे हैं। और जो लोग जो है सरकारी, जो सरकार की तरफ से जो फायदे दिए जाते हैं वेलफेयर के लिए, उसको रेवरी कहते हैं। मुझे उस बात पे घोर आपत्ति होती है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें ही लिखा हुआ है कि भारत एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट होगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा जी। और जिस रेवरी की बात करते हैं वो कोई बाप घर से नहीं दे रहा है, कोई अपने पिताजी का या कोई जो है पैतृक संपत्ति से, कोई न भारतीय जनता पार्टी दे रही है, न आरजेडी देने की बात कर रही है। भारत एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए सरकार जो है इसी जिम्मेदारी के तहत जो है जनता को रियायतें देती है, जैसे रेलवे का किराया सस्ता होना, जैसे फ्री बसेस चलाना, मेडिकल फ्री होना,
पढ़ाई फ्री होना, और दुनिया के तमाम जितने भी जो है विकसित देश है वहां आप देखेंगे कम से कम एडुकेशन और जो है हेल्थ फैसिलिटी जो है लगभग मुफ्त है दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं। तो वो रेवरिया नहीं है, वो हमारा ही पैसा होता है, हमारा ही संसाधन होता है जो सरकार हमें देती है। और एक लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसा होना ही चाहिए कि जनता को अधिक से अधिक रियायतें मिले, जैसे कि गैस सब्सिडी का मामला है और हर तरह का स्कूल के फी में छूट है, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि सामाजिक न्याय की बात होगी, बिल्कुल बिहार का चुनाव जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। आप देखिए किस तरह इसकी बू भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लग गई कि बिहार का मुंह अब बदल रहा है। वहां एक और मुद्दा जिसको हम लोग भूल रहे हैं, मैं सामाजिक न्याय के बाद उस पर भी ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, रोजगार का सवाल जी। लेकिन जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, आप देखिए उसके खिलाफ जो है बीजेपी ने कैसे काम शुरू किया। इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मेरे शहर के हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी। वो पटना में एक बहुत बड़ा कोई सनातन मेला लगा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इसको समझिए कि ये ठीक से समझते हैं कि इस देश में दो ही राजनीति चलती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति, मंडल वर्सेस कमंडल। जब मंडल तेज हो गया है, इसीलिए कमंडल की धार बढ़ाने के लिए अश्विनी चौबे को लगाया गया। आप देखिएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो लड़का है, इस तरह का जितना प्रवचन करने वाला सब लोग है, ये सब अभी बिहार कैंप करेंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय की धार को कुंद करना होता है। ये हिंदू मुस्लिम की धार को मजबूत करते हैं और संभव है ये बिहार के कुछ संवेदनशील जगह में जो है सांप्रदायिकता भी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी एक बात जो छूट गई थी दुर्गेंद्र जी, रोजगार का सवाल। आप देख लीजिए कि बिहार में रोजगार की क्या स्थिति। मैं खुद ही बिहारी हूँ, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मेरे आसपास के जाने कितने लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर हैं, वहां रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनकर आए अभी तुरंत रिसेंट की सरकार में, उन्होंने बड़े स्तर पर रोजगार के रास्ते खोले, सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले। भारतीय समाज जो है अभी रोजगार के उस स्ट्रक्चर के लिए तैयार नहीं है जो प्राइवेटाइजेशन से निकल के आता है, क्योंकि उसमें जो शोषण के भी रास्ते हैं वो तमाम चीजें हम सब समझते हैं। सरकारी नौकरी जो है जॉब सेटिस्फेक्शन देता है। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूं, मैंने एमबीए किया है, समझता हूं जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो जो जॉब्स आप अभी भी देखिए, कितना भी प्राइवेट कंपनी में बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो, उस पर हमारे यहाँ भारी पड़ जाता है जो सरकारी बैंक में चपरासी लग जाए, स्कूल में चपरासी लग जाए। सरकारी नौकरियों की यह अहमियत ही भारतीय समाज में इसलिए है क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है जी। और इसी मानसिकता को समझते हुए, और बिहार में जो बेरोजगारी की हालत है, पूरा देश इससे जो है कोई किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुए और एक बड़ी उम्मीद बनकर आए हैं। पिछले बार जो हुआ है, जो सरकार ने किया, चुनाव हराने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग अलग अलग जिलों में किया गया। आप लोगों ने ही मीडिया और टीवी चैनल पे दिखाया। ईवीएम की बेईमानी, ईवीएम हमेशा से संदिग्ध मशीन है। इन तमाम मसलों के बावजूद युवाओं का रुझान जो है वो लगातार तेजस्वी यादव की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप उनकी सभाओं में देख लीजिए। और जिस तरह से, एक आखिरी बात कर रहा हूं दुर्गेंद्र जी, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले जो है मुसलमानों का जन सैलाब उतरा है गांधी मैदान में, वह ऐतिहासिक है। और तेजस्वी यादव रूप से काफी परिपक्व होते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार जो है बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और इनकी सभा में आए हुए जो लोग होते हैं वो बसों में भरकर आए हुए लोग नहीं होते हैं कि पैसा दे दिया, आशा कार्यकर्ता को उठा लो, मास्टर को उठा लो, इसको उठा लो, नर्स को उठा लो, सबको लाके गांधी मैदान में भर दो। ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड में नहीं है। अब बिहार की गरीब गुरबा जनता, दलित पिछड़ी जाति के लोग ये सब समझते हैं कि उनका जो अधिकार है, हक है, वो सुरक्षित है अगर राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आती है। युवा समझते हैं कि अगर जो है तेजस्वी यादव आएंगे
तभी सरकारी नौकरियों ठीक के है। रास्ते खुलेंगे, तभी रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मुझे लगता है कि इस बार बिहार चुनाव का परिणाम भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, एक मनीष पांडे एक जवाब दे दीजिए, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा ही जवाब मैं चाहता हूं। मनीष अगर पांडे। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जवाब का तो दूसरे को समय दे दीजिए। ना ना ना, भाई, जवाब तो जवाब है भाई। अब मैंने आपको कहा कि बहुत लंबा नहीं, आप जवाब दे दीजिए अगर देना चाहें तो। चौहान साहब जी, भाई सामाजिक चिंतक को बिठाए हुए थे और ये कार्यकर्ता की तरह, प्रवक्ता की तरह एक पार्टी इस पर भी अगर उंगली उठाएंगे तो डिबेट नहीं चलेगी। दिक्कत आप लोगों के साथ यही है और सारे राजनीतिक दलों के साथ यही दिक्कत है। सारे राजनीतिक दलों के साथ यही दिक्कत है। जिसको फेवरेबल नहीं रहेगा वो किसी चिंतक को, किसी पत्रकार को, कार्यकर्ता बता देगा। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता पांडे जी, ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने आपको कहा अगर आप बोलना चाहें तो ठीक है, नहीं मैं मनीष शर्मा की तरफ जाऊंगा। आप बोलना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए ना दुर्गेंद्र जी, मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए। मैं तो चाहता हूं कि आपके जितने यहाँ पर पैनल में बैठे हैं ना, एक एक करके सवाल पूछे और मैं सबका जवाब दे दूं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। भाई इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यहाँ पर कर्जा बढ़ गया है। पता है अमेरिका के लोगों पर कितना कर्जा है, सिंगापुर के लोगों पर कितना कर्जा है? ये डेटा है क्या? सबसे टॉप में अभी सिंगापुर चल रहा है, उसके लोगों पर कितना कर्जा है? 1,28,00,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है सिंगापुर के लोगों पर, और अमेरिका के लोगों पर 89,27,000 का कर्जा एक व्यक्ति पर है। ये कोई जवाब हुआ? 5वें नंबर पर भारत है। भारत को ही पहुंचा देंगे भाई। ये कोई जवाब हुआ? ये बताइए, कर्जे का क्या इफेक्ट है, नहीं अमेरिका इफेक्ट क्या है? करता है? अमेरिका आपने पर कितना कहा, कर्जा है तो हम पर भी कर्जा हो जाए। बोले दीजिए जाहिद साहब, बोले दीजिए मनीष पांडे को, बोले दीजिए उनको अमेरिका और ईरान से तुलना करने अभी दीजिए। लोगों ने कर्जे में कहा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, सुनिए, दूसरी बात कहना चाह रहा था, ये 5 किलो अनाज पे सवाल खड़ा कर रहे थे। भाई ऐसा है, आप लोगों को याद होगा, बड़ा लंबा आप लोगों का भी पत्रकारिता का जीवन है। पहले आप लोग फुटेज चलाते थे बरसात के दिनों में, ये अनाज यहाँ सड़ रहा है, वो अनाज वहां सड़ रहा है, बोरियां खत्म हो गई, यार्ड में सारे गेहूं सड़ के उसमें गाछ। आज जरा एक तो फुटेज निकाल दीजिए, तो एक फुटेज निकाल दीजिए जरा सा। भाई ये इनके समझ से बाहर का चीज है, लेवल नहीं है यहाँ पर जाने का। आज मोदी जी वो प्रबंधन कर रहे हैं पूरी तरीके से अन्न का। हमारे देश का जो किसान, सुन लीजिए, एमएसपी में जो खरीद होती है, एफसीआई में जो पहले गोदाम में अनाज सड़ जाते थे, आज उसका एक कुशल प्रबंधन है कि वो गरीबों तक पहुंचता भी है। ठीक बात, और एमएसपी में किसानों से खरीदा भी जाता है। इसको ये क्या? ठीक है मनीष पांडे, ठीक है, आ गई बात आपकी। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष शर्मा भाई, एक तो जैसा अभी डॉक्टर ओम सुधा ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बिहार में अभी सामाजिक न्याय का मसला है और जो चुनाव है वहाँ सामाजिक न्याय पर ही होगा, लेकिन रेवड़ियों की क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी ज़्यादा? क्या पैच जो पिछली बार कसर रह गई थी वो विपक्ष कर रहा है, या नीतीश कुमार जी जो लगातार योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? और जहाँ तक अभी कर्ज का सवाल उठा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा भाई सिंगापुर और अमेरिका में बहुत कर्जा है लोगों का, लेकिन क्या वो विकसित देश नहीं है? और गेहूं की बात है तो ये तो अच्छी बात है, गरीबों को, डॉक्टर ओम सुधा ने भी कहा कि भाई गरीबों को अगर कोई चीज़ मिल जा रही है तो वो कोई इमदाद नहीं है, कोई खैरात नहीं है, और उसका कुशल प्रबंधन भी हो रहा है। तो चुनाव में, अब बिहार के चुनाव में क्या सामाजिक न्याय से बड़े मुद्दे और भी हैं? जैसे रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, वो गैस सिलेंडर पे अटके हुए हैं। नहीं मैं देखिए, मैं एक तो फ्रीबीज को लेकर के थोड़ा हम लोगों को ये समझना चाहिए कि 90 के दशक के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, जिसको पहले मनमोहन सिंह के दौर में और अब उसी को और ज्यादा गति से मोदी जी भी चला रहे हैं, तो जो रोजगार विहीन विकास का मॉडल है भारत के अंदर, आप देखेंगे कि अभी संसद में एक बात आ रही थी कि 45 बरस बाद ऐसी बेरोजगारी आई है। संसद में इस बात को सरकार ने खुद स्वीकार किया है, और बिहार उसमें अगर आप देखेंगे तो बिहार उसमें बहुत पीछे है, माने रोजगार के सवाल पे, कृषि के नगदीकरण के सवाल पे, बिहार के औद्योगिकरण के सवाल पे, बिहार के शिक्षा के सवाल पे,
अपराध के सवाल पे, तो बिहार तो मने समझ लीजिए कि वो एक पैमाना बना हुआ है भारत में। जो पूरी इकोनॉमी है उसमें हर मामले में अगर आप देखेंगे तो उसको नीचे देखेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये तो निजीकरण की पॉलिसी है। तो इसलिए आप देखिएगा कि ये आपको फ्रीबीज की तरफ इसलिए आपको जाना पड़ेगा। आप मान लीजिए कह रहे हैं ना कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको अनाज देना पड़ेगा। बेसिक बात यहां है। उस बड़े सवाल को पीछे कर दिया जा रहा है बार बार। इसीलिए आप देखिएगा कि आप बिहार में आप इतना 20 साल से आपका शासन है, 20 साल से उनका शासन है, पलायन आज तक आप नहीं रोक पाए हैं। ये पलायन क्यों हो रहा है? अभी मोदी जी आए हुए थे बिहार में तो उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र और गुजरात जाने के लिए वंदे मातरम शुरू करेंगे। तो क्या बिहार को अभी भी मजदूरों का प्रदेश बने रहना होगा कि यहां से भर भर के लोग जाएंगे महाराष्ट्र में, लोग जाएंगे गुजरात में? बिहार में 20 साल में क्या औद्योगिकरण हुआ है? ये जो हर बार आया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि फ्री बीज की तरफ जो आप बात कर रहे हैं जाना ही पड़ेगा। जिसके पास अगर कोई रोजगार का मॉडल नहीं होगा, अर्थव्यवस्था अडानी के कंट्रोल में जाएगी, तो आपको इस तरह के ही वादों के जरिए देश में राजनीति करनी होगी। एक तो हमको लगता है, और इसको बहुत हम जब इकोनॉमी बहुत आपकी खराब है तो ये करना कोई हम इसको खराब बात के बतौर नहीं देखते हैं, इसको रेवड़ी की तरह नहीं देखते हैं जैसे ओम सुधा जी इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन ये क्यों करना पड़ रहा है, मैं इस पे एक बात आपसे कर रहा हूं कि जो बड़े सवाल हैं उन सवालों को हल करने की ताकत सत्ता और विपक्ष के पास आमतौर पे 90 के बाद से ही ये मुश्किल बनी हुई है। इसके चलते आपको देखेंगे कि पहले अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से उस दिशा में बढ़े, और आपको अब देखिएगा कि हर राजनीति को उसी दिशा में हर प्रदेश में बढ़ना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं आपसे बस एक कहना चाहता हूं कि देखिए सामाजिक न्याय का सवाल अगर खत्म हुआ होता ना तो मोदी जी को जाति जनगणना कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ध्यान दीजिए बिहार चुनाव को ही फोकस करके आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार चुनाव था और सिंगूर ऑपरेशन चल रहा था, ठीक उसी समय अचानक मोदी जी जो है जो कहा करते थे कि यह जातिवाद फैलाता है, यह देश को तोड़ने की कार्रवाई है, यह देश को बांटने की कार्रवाई है, ये लोग केवल जात की राजनीति करते हैं, वो मोदी जी देखिएगा कि जात जनगणना लेकर के आ गए। और बिहार चुनाव में ये मुद्दा आप देखिएगा कि ये मुद्दा बना रहेगा। दूसरी बात आप देखिएगा कि इसी से बचने के लिए ये जो अभी आप चुनाव आयोग का एक आपने देखा होगा, चुनाव आयोग ने जो ये रिवीजन का जो फैसला लिया है, नई वोटर लिस्ट बनाने का जो फैसला लिया है, और उसमें जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 3-4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने को मतदाता साबित नहीं कर पाएंगे। पहली बार ऐसा मतदाता बनना है कि जिसमें आपको अपनी नागरिकता भी साबित करनी पड़ेगी। आपको मतदाता बनने के लिए आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपका पुराना वाला वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आपका कोई इस तरह का जो है आप पहले से प्रमाण पत्र लोग ये भी कह रहे हैं मनीष कि ये सीएनआरसी का दूसरा रूप है, इसको भी कह रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार डायरेक्ट नहीं कर पाई, आप याद करिए 2019 में अमित शाह संसद में खुल के बोल रहे थे कि डंके की चोट पे एनआरसी लागू होगा, लेकिन देश भर में शाहीन बाग खड़े हो गए, देश भर में आंदोलन खड़े हो गए, सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब ये चोर रास्ते से चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे देश में पहले इसका बिहार में टेस्टिंग होगी और फिर इसको पूरे देश में लागू करने की कोशिश है। और इसके जरिए ये इसके जरिए आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर देश के अंदर एक अराजकता फैलेगी, और ये खतरा ये हमारे सामने सबसे पहले बिहार में आने जा रहा है, जिसका हम 3 महीने लगातार जब बिहार की जनता को उसका मुकाबला करना होगा, बहुत ही अफरा तफरी मचेगी। ठीक है मनीष, बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी। जब आप लास्ट में ये बात कहते हुए कि सामाजिक न्याय का जब सवाल कह रहे हैं, तो ये जो मतदाता जो साबित नहीं कर पाएंगे वो कौन लोग हैं? वो ज्यादातर दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। यहां भी सामाजिक न्याय का सवाल है, उसको मैनेज नहीं कर पा रही है सरकार, तो अब चुनाव आयोग के माध्यम से उस पे टारगेट कर रही है। यह भी एक सवाल है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, बोलिए मनीष पांडे, बोलिए। हाँ, मुझे तो लगा कि आपने चुनाव आयोग पर डिबेट बुलाया है, क्योंकि ये जो विषय जंप करके कभी दलितों पे पहुंच जाता है, कभी पिछड़ों पे पहुंच जाता है, तो कभी चुनाव आयोग पर वक्त पर कैसे नहीं गया, मुझे तो आश्चर्य लग रहा था। खैर वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग एनआरसी और सीए पर हर चीज को एंगल दे देते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग बहुत पहले से इस प्रकार से मतदाताओं को चिन्हित करती आई है, सत्यापित करती आई है,
यह अलग बात है कि 2003 के बाद नहीं हुआ है इस तरह का काम। और मुझे लगता है कि 11 प्रकार के जो चीज चुनाव आयोग ने दिए हैं, जो प्रपत्र, जो पहचान मांगे हैं चुनाव आयोग ने, वह इतना ठीक है। नॉर्मल सा है कि मुझे नहीं लगता है कि उससे किसी को परेशानी होगी। ठीक है। तीसरी बात, मैंने देखा है कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में लाभार्थी इस प्रकार के कई दस्तावेज जमा कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता, अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी जब देश के हित में किसी प्रकार को आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो उस पर 20 प्रकार के, ठीक है। 50 प्रकार के सवाल खड़े किए जाते हैं। ठीक है मनीष। तो देखिए, इसलिए मैंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा बहुत बदली। नोटबंदी पर हंगामा हुआ था, कैशलेस के बारे में क्या क्या बातें चली थी। आज डिजिटल कैशलेस अगर इस देश में नहीं होता तो पता नहीं कोविड के टाइम में ठीक हमने है। देखा कि अब चर्चा को मनीष थोड़ा इधर उधर नहीं ले जाएंगे, अब सीधे फोकस, एक चर्चा को एक आयाम मिल गया है कि 20 साल आरजेडी लगभग और 20 साल आप और जेडीयू आरजेडी मिला के, मतलब 40 साल, 35-40 साल की कहानी है। आरजेडी के नेता से मेरा सवाल है, जो मनीष ने उठाया कि भाई आपने भी रोजगार पैदा नहीं किए और आपने भी रोजगार पैदा नहीं किए, इसी वजह से अब रेवड़ी की राजनीति करनी पड़ेगी। जाहिद अंसारी, इसका जवाब दीजिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात तो कहूंगा, वो सभी के लिए, देखिए ये बात समझने की और ईमानदारी से मानने की है। नौकरी अलग चीज है जिसमें रोजगार की गारंटी है, सुरक्षा है, लेकिन रोजगार का मतलब है गांव-गांव में जो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। बगैर उसको पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित किए ये संभव नहीं है कि इतना जो हैंड्स पैदा हो रहे हैं युवा पढ़ लिख करके, उसको आप नौकरी में लगा पाएंगे। नंबर एक, तो यही बात तो मोदी जी कहते हैं, फिर हल्ला क्यों मचाते हैं आप लोग? यही बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो हल्ला क्यों मचाते हैं फिर आप लोग? देखिए, मैं तमाम पार्टियों से निवेदन करता हूं कि गांव के कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करें और कुटीर उद्योग में बने हुए सामान को वो इस्तेमाल करके उनको पुनर्स्थापित करने का, ये सभी को स्वीकार करना चाहिए, पार्टी लाइन से हट करके। ठीक है। और जो मेहनत करेगा, जो हुनर पुनर्जीवित होगा, उसको सम्मानजनक मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। शशि रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं मनोज के पास जाऊंगा। शशि रंजन बोलिए। देखिए, आपके जो भी, मैं आपके राजनीतिक विश्लेषक मनीष जी एवं सभी से बिल्कुल सहमत हूं। आज फ्रीबीज का जब मुद्दा उठाए हैं, तो जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में वोटों को बढ़ाकर चुनाव जीता, बिहार में ये षड्यंत्र है, ये वोटों को घटाकर चुनाव जीतना चाहती है और इनके तोते के तरफ इलेक्शन कमीशन काम करने पर आतुर है। जिस संविधान सभा में हर एक जनता को वोट देने का अधिकार बनाया, उसको आधार कार्ड के माध्यम से, याद कीजिए कि 2023 से 2024 के बीच आधार कार्ड से ईपिक को लिंक करके लोकसभा में चुनाव ये जीते। तो क्या वो चुनाव गलत था लोकसभा का? दूसरी बात, ईपिक के माध्यम से अगर बात की जाए, ईपिक की बात फ्रीबीज से इसलिए मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि बिहार के 20 से 40 वर्ष के मतदाता जो हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो लगभग 4 करोड़ है। और वो ये बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ सही बात बोल रहे हैं कि उसमें से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी वोट से वंचित हो गए तो वो अभी जो अनाज और ये जो सारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट जो अभी वर्तमान समस्या है, 5 किलो अनाज से लेके वृद्धा पेंशन से लेके हर चीज से वंचित होने की बात होगी। बाद में कब जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये तो समय की बात है। इसलिए जी बोलिए, कंप्लीट करिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये अभी जो चुनाव आयोग का आज हमने दिल्ली में जाकर हमारे सारे प्रतिनिधिमंडल मिलकर बात रखे और फ्रीबीज पर ये किसी तरह चाह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज को कम करके, वोटिंग परसेंटेज को अपने अनुसार गाइड करके चुनाव निकाल लें। चूंकि ये बार बार सर्वे करा रहे थे हर 15 दिन पर, जिसमें बार बार इनकी हार दिख रही है। चूंकि बिहार में 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया है वो जनता जानती है। ठीक है शशि रंजन, मैं जेडीयू के नेता को चर्चा में लूंगा। मनोज दास, ये सवाल बड़ा अहम है। ये सवाल मैंने आरजेडी से पूछा है। 20-20 साल आप सरकार चला चुके हैं, क्यों जरूरत पड़ती है फ्री बीज की? आपने इसका मतलब रोजगार डेवलप नहीं किया, नौकरियां नहीं सृजित की? देखिए चौहान जी,
हमारे यहाँ कोई फ्री रेवड़िया की बातचीत नहीं चलती। अभी जो कुछ लोग अनाज की बात कर रहे थे वो परसों नहीं शुरू हुआ, ये पिछले कई सालों से लोकसभा चुनाव के पहले ही से 5 किलो अनाज केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इन 15 वर्षों के 20 वर्षों के तुलना में आप देखेंगे तो सरकारी गैर सरकारी कई तरह के नौकरियां भी हम लोगों ने दिया है। कई तरह के जो डिजिटल आए हुए हैं जिसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कई हजार लोगों को लोन देकर उनको अपने पैर पर खड़ा किया गया है। इसीलिए अब इसको आप रेवड़ी कह दें या कुछ कह दें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां तक पेंशन की बात है हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर 3000 रुपया विकलांगों को पेंशन मिल रहा है। एक बार वो चेक कर लेंगे। आज तक किसी भी राज्य में, चाहे वो तेलंगाना हो या हिमाचल कर्नाटक में, लेकिन आपने कहा कि सभी राज्यों में, मैं उसी बात पर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने 3000 कहा, एक बार आप खुद उसको सुन लीजिएगा। खैर आप अपनी बारे में बोलिएगा, कृपया शांत रहें। मैंने कहा आपको शुरू में भी और अभी भी मैं कह रहा हूं कि बिहार में अगर कोई विकास का काम नहीं हुआ होगा चौहान जी, जनता अगर लग रहा होगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है तो हमको पीछे छोड़ देगी। मैं कहाँ इससे इनकार कर रहा हूँ। इसका पैमाना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है भाई, गजब का कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इसका पैमाना नहीं, इसका पैमाना तो जनता ने तय करेगी। जाहिद अंसारी, अब ये जाहिद अंसारी साहब, मनोज दास साहब को जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब है कि उन्होंने काम किया है। वो कह रहे हैं कि हमें जनता खुद ही ढकेल देगी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आरजेडी क्यों फिक्र कर रही? हमको फिक्र है यहाँ की जनता की, हमको फिक्र है बिहार की जनता तो ढकेलेगी ही। और विकास तो हुआ ही है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, कमीशन खोरी का विकास हुआ है। मैं कहना चाह रहा था बीच में, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, बिहार राज्य के एक डीसीएलआर ने मुझसे कहा है कि जाहिद साहब ऑफ द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि राजस्व विभाग कर्मचारी और सीओ के हाथ में है। एक एक कर्मचारी करोड़ों रुपया कमाता है। आप क्या करेगा, उसको सस्पेंड कराइएगा। वो कहता है कि 3 करोड़ कमाया है, 1 करोड़ दे देंगे हम। हाई कोर्ट से मेरे खिलाफ आप मुकदमा कीजिएगा, 10 करोड़ कमाया है, 5 करोड़ हम दे देंगे हम। अभी इसके बाद मैं आपको भेज दूंगा, एक राजगीर के सीपीआई के लीडर हैं, एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि राजगीर जो नालंदा जिला है, नीतीश कुमार का अपना जिला नालंदा का, राजगीर बहुत ही मशहूर जगह है, वहां का कर्मचारी 3 करोड़ महीना में कमाता है। विकास तो हुआ ही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? नीतीश जी माने तो, जेडीयू के साथी माने तो इसको कि हाँ विकास हुआ है। जवाब दीजिए, विकास किया आप लोगों ने, बता रहे हैं इस तरह विकास किया। मनोज, विकास किया है। अब इनके जैसे हम जमीन देकर नौकरी नहीं न दिए हैं भाई, इनके जैसे जमीन लेकर नौकरी नहीं न दी है। इसका एक भी उदाहरण है क्या? किसी व्यक्ति ने कहा है कि बिहार सरकार में लोगों ने जमीन लिया और नौकरी दिया? यहाँ तो लालू प्रसाद यादव जी के भाई ने स्वीकार किया है कि हमने फिर क्या नहीं ये चौहान जी बताए ना। हम क्यों बताने के लिए जाएंगे कि लालू जी के भाई ने कहा कि नहीं कि हमसे जमीन लिखवा कर लिए हैं, और सारे जमीन जिनसे लिखवाया गया है सारा तो सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि किसका। जाहिद अंसारी, ठीक है, इसीलिए ये सब चीज नहीं है। होम डिलीवरी तो आप कर रहे हैं। जाहिद अंसारी जवाब दे दीजिए, छोटा सा। जाहिद अंसारी छोटा सा जवाब। ठीक है मनोज भाई, उनको जवाब देने दीजिए। मनोज भाई, मनु, क्या बात करते? अरे भाई उनको जवाब दे दीजिए। आप स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर रुकते ही नहीं है। जवाब देने दीजिए भाई उनको। अपनी बात समाप्त कर लेता हूँ। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, कोई व्यक्ति के बीच में मैं नहीं बोलता। अरे आप बोलिए महाराज, बोलिए, समय मत मस्त करिए, बोलिए। अपनी बात बीच में बोलेंगे तो यही ना होगा भाई।
आप लोग ये न त्राहिमाम कर रहे बताइए, हैं और हम नहीं चुप आप रहे ये हैं। न बताइए कि जमीन लेकर नौकरी लिए कि नहीं लिए। फालतू बात करते ये हैं। जो मुकदमा जो चल रहा है विकास कि की नहीं बात, चल रहा है। विकास की बात हम फालतू बात बताते कैसे हैं। है, जहाँ पर सही विकास बात की बात, होगा वहाँ कर्मचारी का आपको हाल दिखा फालतू तो देते हैं। लगबे करेगा भाई। जमीन नौकरी ठीक मानने है, को ठीक है, तैयार ठीक है, नहीं। ठीक है। रणजीत सम्राट, बिहार में इस समय क्या ये बड़ा मुद्दा है क्या? भ्रष्टाचार, जंगल राज, इस तरह कोई बड़ा मुद्दा है ये, या फिर यही सामाजिक न्याय, नौकरियां, फ्री ब्रिज, ये मुद्दे ज्यादा उभर रहे हैं? रणजीत। दुर्गेश जी, मैं बता दूं, समाज में शांति सने सद्भाव का माहौल कायम रहे, सामाजिक समरसता बना रहे, इसके लिए सरकार को चाहिए रोजगार पैदा करना। और जब तक रोजगार का पैदा नहीं होगा तब तक समाज में सामाजिक समरसता नहीं आएगी। और इसी प्रयास को लेकर तेजस्वी यादव नौकरियों की बहार लाकर रोजगार, युवाओं को आगे करने के लिए रोजगार देने की बात कही। और उनकी बात 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी की अरे इस बातें बार तो मानी कुछ नहीं और कह रहे हैं, रोजगार नौकरियों पे के बात ही नहीं कर रहे हैं वो। लिस्ट तैयार की। तेजस्वी यादव इस बार नौकरियों पे कहाँ ये बात कर रहे रेबड़िया, हैं? दुर्गेश जी, ये रेबड़िया की जो बात हो रही है, रेबड़िया की बात, इस रेबड़िया की मैं कह बात रहा हूँ कि कहीं इस ना बार कहीं तेजस्वी यादव नौकरियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम नहीं सुन रहे हैं उनको। उन्होंने नौकरियों की बात कही है कि मेरा सरकार बनेगा तो तमाम युवाओं को नौकरियां मिलेगी। पिछले जब 17 महीने के कार्यकाल आया तो 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, 3 लाख प्रक्रिया के अधीन है, और अन्य लोगों के जब हमारी सरकार आएगी तो नौकरियां देंगे। तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इनकी बात को माना। जब इनकी सरकार चली गई तो मुख्यमंत्री फिर सोच में पड़ गए, अपने तमाम सलाहकारों के साथ बैठक किया। तो विकास की बात की जाए तो विकास, तमाम नेताओं के, रिश्तेदारों की विकास हो रही है। हाल में ही विपक्ष के लोगों ने बताया कि एनडीए मतलब समझ सकते हैं नेशनल दामाद आयोग, यानी तमाम रिश्तेदार अपने अपने दामादों को जो है आयोग में सदस्य बनाया, अध्यक्ष बनाया। तो इस तरह का विकास हो रहा है। सारे आम लोग लोगों का करते हैं। विकास लालू नहीं हो जी रहा। ने पूरे खानदान तो को इस कर बात दिया। लेकर भी लालू जी ने पूरे खानदान को किया। तमाम जो जेडीयू और भाजपा के लोग हैं अपने कार्यकर्ता, नेता और रिश्तेदार को आयोग में जगह दे रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको लाभ पहुंच सके। तो इस तमाम बात को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। ठीक है। डॉक्टर ओम सुधा, एक बड़ा लाख टके का सवाल ये है कि जेडीयू की परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सामाजिक हिस्सेदारी में नीतीश कुमार भी लालू यादव के बराबर ही हैं। सामाजिक आंदोलन की बात करें, सामाजिक राजनीति की बात करें, एक तरीके से अगर देखें सामाजिक न्याय की बात करें तो दोनों बहुत बड़े चेहरे हैं। लेकिन इस बार बार हम सुन रहे हैं प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार 25 सीट आ जाएंगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। क्या इतनी खराब स्थिति लग रही है वहां? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में, हम लोग को भविष्यवेता है नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का कद लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बात में न किसी को शंका है न किसी को संदेह। और पिछला पूरा जो कार्यकाल रहा है जेडीयू और बीजेपी का, इनके पास जो है कोई ऐसा बात नहीं है जिसको ये कह दें। लगातार आपने देखा होगा कि जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उठाया। क्यों नहीं मिला? आप तो सरकार में हैं, केंद्र में हैं, सत्ता में है, क्यों नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? ये वो बड़े सवाल हैं। जैसे रोजगार का सवाल है, जब तेजस्वी सरकार में थे तो ताबड़तोड़ जो है नौकरियां मिली लोगों को, और अभी देखिए उसके बाद से खत्म हो गया। तो नौकरियां क्यों नहीं दे पाए ये लोग? क्यों नहीं सफल रहे नौकरियां देने में? क्यों नहीं जनता के बीच विश्वास कायम करने में सफल रहे? और मुझे लगता है कि बीते एक दशक में जो बिहार में जो अपराध के हालात हैं, आप आंकड़े देखिए, खासतौर पे दलितों के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, और बिहार में अफसरशाही बढ़ी है। इस बात से किनको इनकार है? आप शिक्षा विभाग का जो अफसरशाही का मामला उठा था, मंत्री ही नहीं मान रहे थे बात, इस बात से किनको इनकार है? ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर बिहार के लोगों की नजर है। मैं खुद बिहारी हूं, मैं ऐसा मानता हूं। आप बिहार के चौक चौराहे पर भी बात करिए तो वहां लोग इतना मेच्योर होकर बात करते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं बिहार में, कि आप बड़े बड़े टीवी चैनल के डिबेट में लोग उतनी गहराई से और उतनी गंभीर बात नहीं कर पाते। ठीक बात। बिहार को लोग कह देते हैं सिर्फ जाति का मसला काम करता है। बिल्कुल ये गलत कहना है। बिहार जो है
वो जगह है जहां गौतम बुद्ध जो है बुद्ध बने, जहां उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। बहुत तो शुक्रिया, बिहार बहुत ज्ञान- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम सुधा। आप समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मनीष शर्मा, शशि रंजन, रणजीत प्रताप, मनीष पांडे, जाहिद अंसारी, मनोज दास मनु, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों का। एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर ओम सुधा ने कि बिहार को सिर्फ ये कहा जाता है कि बिहार एक जातिवाद का प्रदेश है, वहाँ की राजनीति जातिवाद में उलझी, इतना ही एक परिचय दिया जाता है बिहार का। लेकिन नहीं, बिहार के लोग चौक चौराहों पर बड़ी मेच्योर, बड़ी मजबूत राजनीतिक बात करते हैं। और इस बार, पिछली बार भी तेजस्वी यादव की सभाओं में बहुत भीड़ दिख रही थी, लेकिन वो पीछे रह गया थोड़ा सा। तो क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो सामाजिक न्याय की पिच पर रेमडियों का छौंका लगा रहे हैं कि कहीं कोई कोर कसर न रह जाए? नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।